हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज अकाउंट करेंट का 5th क्लास है। लास्ट 4 क्लासों में हम लोगों ने 4 डिफरेंट मेथड को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बुक में थे उसे भी सॉल्व किया, चाहे वो इंटरेस्ट मेथड हो, प्रोडक्ट मेथड हो, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड हो, रेड इंक इंटरेस्ट मेथड हो। एक और मेथड है इपॉक मेथड, या उसी को बोलते हैं बैकवर्ड मेथड। इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है बुक के पास, लेकिन एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है। और ये मेथड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट से, कि अगर ये मेथड भी पूछ दे तो आप ये नहीं बोल सकते सर इस पे कोई सवाल नहीं था तो बनाए नहीं। बहुत ही सिंपल मेथड है और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो हम लोग को नहीं आता। ये डिक्टो प्रोडक्ट मेथड की तरह बनता है, बस इसमें नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका और बैलेंस करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। हम थोड़ा सा एक इलिस्ट्रेशन टाइप का लेते हैं और डिस्कस करते हैं क्यों इसको बैकवर्ड मेथड बोला जाता है। सुनिएगा, हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं प्रोडक्ट मेथड में कि सर एक होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, हम बोले हाँ एक होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा होता है ड्यू डेट, कि सर एक होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ड्यू डेट। जैसे 1 अप्रैल है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका ड्यू डेट मान लेते हैं सर 1 जून है, और अकाउंट करेंट हमको बनाना है 30 सितंबर के लिए। ये अकाउंट करेंट का डेट है, ये अकाउंट करेंट का डेट है। तो हम लोग जब इंटरेस्ट निकालते थे तो हम लोग कैसे निकालते थे सर? ड्यू डेट के बाद नंबर ऑफ डेज काउंट होता था। अगर हमको इंटरेस्ट निकालना होता था तो ड्यू डेट के बाद काउंट करते थे कि हां सर जो ड्यू डेट होगा उसके बाद जब तक के लिए अकाउंट करेंट बन रहा है उस डेट तक हम लोग क्या निकालते थे? नंबर ऑफ डेज। हम बोले बिल्कुल। तो सर इसका मतलब हुआ कि इस पीरियड का इंटरेस्ट निकलता है। हम बोले हाँ इस पीरियड का इंटरेस्ट निकलता है। तो अगर हमको इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है तो एक तरीका तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि सर ड्यू डेट से अकाउंट करेंट के डेट तक का नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट निकाल के इंटरेस्ट निकाल लेंगे। हम बोले हाँ। क्या एक और तरीका नहीं हो सकता है इस डेट का इंटरेस्ट निकालने का? हम बोले सर कौन सा तरीका? हम शुरू से लेके लास्ट तक का इंटरेस्ट निकाल लें और उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दें। टोटल पार्ट में से ये वाला पार्ट अगर माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक कौन बचेगा? यही पार्ट तो बचेगा। तो हम बोल रहे हैं सर यही है बैकवर्ड मेथड। वो सीधा सीधा फॉरवर्ड नहीं निकाल रहा है, वो पहले पूरा का निकलवाया, उसमें से ये वाला पार्ट को माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या निकला? इंटरेस्ट। आप बात समझते हैं मेरा कि सर इस बार कान सीधा नहीं पकड़ के वो घुमा के पकड़ने बोल रहा है। हम बोल रहे हैं दोस्त इंटरेस्ट तो इसी समय का लगेगा ना, ड्यू डेट से लेकर के अकाउंट करेंट बनने तक के डेट का, किसी भी ट्रांजैक्शन का। हम बोले हाँ। तो अगर हमको इस दिन का इंटरेस्ट निकालना है तो एक तरीका है जो सीखे हुए हैं ऑलरेडी, प्रोडक्ट मेथड, जिसको आप बोलते हैं सर फॉरवर्ड मेथड। ड्यू डेट के बाद देखो, फॉरवर्ड देखो। हम बोले हां इस पीरियड का। क्या एक और तरीका नहीं हो सकता इस इंटरेस्ट को निकालने का? हम बोल रहे हैं जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है वहां से टोटल, उसमें से माइनस कर दो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से ड्यू डेट, तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? सर यही वाला पार्ट तो निकल जाएगा। हम बोले हाँ, बस यही है इपॉक मेथड। बनाने का प्रेजेंटेशन डिक्टो कैसे बनाएंगे हम लोग? कि सर हम लोग बनाएंगे जस्ट लाइक प्रोडक्ट मेथड। हम बोले हाँ वैसा ही फॉर्मेट रहेगा प्रोडक्ट मेथड वाला, वो हमको सिखाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोडक्ट मेथड में सीखे हुए हैं। क्या इपॉक मेथड में नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका प्रोडक्ट की तरह होगा? हम बोले नहीं, वो तो फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। इसमें नंबर ऑफ डेज कैसे निकालना है? हम बोले बहुत सिंपल है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेकर के ड्यू डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे वहां से ड्यू डेट, और
जब डेज काउंट करेंगे तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को भी लेंगे और ड्यू डेट को भी लेंगे। देखो यहां लिखे हैं इपॉक मेथड और बैकवर्ड मेथड में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, ये बनता डिक्टो प्रोडक्ट की तरह है। अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ब्रैकेट में हम क्या लिख दिए हैं, बोथ ओपनिंग डेट एंड ड्यू डेट आर इंक्लूडेड। ओपनिंग जो डेट होगा जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो ओपनिंग डेट बता देगा, उसी ओपनिंग डेट से हर ड्यू डेट तक हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज। जैसे स्टार्टिंग में मान लो स्टार्टिंग लिखा है 1 अप्रैल, उसका ड्यू डेट दे दिया है 20 अप्रैल। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 5 तारीख का, उसका ड्यू डेट दे दिया है 25 तारीख का। तो जो हम लोग को ड्यू डेट निकालना है, ड्यू डेट तक का जो हम लोग को नंबर ऑफ डेज निकालना है, वो कैसे निकलेगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल। अगर मान लो सवाल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है कि सर आपके पास पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल का है, चाहे वो बैलेंस बीडी ही क्यों ना हो, मान लो बीडी दिया हुआ है 1 अप्रैल, तो सारे ट्रांजैक्शन का जो नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है वो 1 अप्रैल से लेकर के ड्यू डेट तक काउंट करना है। जब हम लोग नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो ओपनिंग डेट और ड्यू डेट हर ट्रांजैक्शन का दोनों को इंक्लूड करेंगे, तब हम लोग का नंबर ऑफ डेज निकलेगा। एग्जाम्पल लेंगे और बेटर होगा। चलो पेज नंबर मेरे बुक में है 6.97। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें इपॉक मेथड से सॉल्व करने बोला है, जिसको हम लोग बैकवर्ड मेथड भी बोलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बनाएगा टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई का अकाउंट खोलना है हमको। ऑन 31 दिसंबर 2016, अकाउंट कब तक का बन रहा है, 31 दिसंबर 2016। टेकिंग इंटरेस्ट 18% पर एनम, इंटरेस्ट कितना लेना है, 18% का। फिर वो कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 1 जुलाई 2016, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से 600 रुपया लेना है। तो सर मिस्टर वाई मेरे लिए एसेट्स है डेटर की तरह, टू बैलेंस बीडी 600 रुपया, कब का है, 1 जुलाई। ये है पहला डेट। जब हम लोग नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सर 1 जुलाई से ड्यू डेट, हर ट्रांजैक्शन के लिए 1 जुलाई से उस ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट तक हम लोग को नंबर ऑफ डेज काउंट करना पड़ेगा। दूसरा 30 जुलाई 2016, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, गुड्स बेचे हैं मिस्टर वाई को 1 महीने के क्रेडिट में। तो सर 30 जुलाई को बेचे हैं 1 महीने का क्रेडिट, तो सर 30 अगस्त आ जाएगा। हम बोले हाँ। फिर अगला 1 अगस्त को गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई। फिर वाई, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट एट 3 मंथ, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बिल एक्सेप्ट कर लिया। कितने महीने का ड्यू डेट है, 3 महीने का। बोल रहा बनाइए अकाउंट करेंट, 1 साल में कितना दिन होगा, 365। चलिए पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। आओ आइए फॉर्मेट। सर ये तो वही है प्रोडक्ट मेथड वाला। हम बोले हाँ, बनता भी प्रोडक्ट मेथड की तरह है। जैसे हम लोग बनाते थे, हम लोग कैसे बनाते थे, सर पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद ड्यू डेट और डेज और प्रोडक्ट का बात होगा। हम बोले हाँ। चलो 1 जुलाई 2016, भूल जाओ अभी इपॉक को, अभी तो सोचो बस बनाना है जैसे प्रोडक्ट बनाते थे। सर टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, अमाउंट कितना है, 600। हम बोले ठीक। अगला ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू वाई, एंट्री बोलो, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, वाई डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड। डेट 30 जुलाई 2016, टू सेल, कितने अमाउंट का, 300। नेक्स्ट 1 अगस्त को गुड्स परचेज किए वाई से, एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड। 1 अगस्त क्या लिखे, बाय परचेज, अमाउंट 200। यहां थोड़ा ठीक कर लो, ये था 1 जुलाई और ये कितना था, 30 जुलाई। नेक्स्ट
फिर लिखा है 1 सितंबर कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई, क्या एंट्री होगा सर? कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, क्रेडिट हुआ है वाई तो क्रेडिट साइड बाय कैश। 1 सितंबर को अमाउंट 100। नेक्स्ट, फिर 1 सितंबर को मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट, मतलब मिस्टर एक्स एक बिल लिखा, यहां ड्राफ्ट का सेंस बिल के साथ है बाबू, बैंक वाला ड्राफ्ट के साथ नहीं। तो मिस्टर एक्स बिल लिखा, उसको वाई एक्सेप्ट कर लिया, क्या एंट्री होगा? हम बोले सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, तो क्रेडिट हुआ वाई तो क्रेडिट साइड 1 सितंबर। कितना अमाउंट? 400। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम लोग आते हैं ड्यू डेट पर। पहले वाले का सर ये तो बैलेंस बीडी है, इसका कोई ड्यू डेट कैसे होगा? दूसरे वाले का 1 महीना तो सर 30 अगस्त। उसके बाद 1 सितंबर कैश वाले का, जिसका ड्यू डेट नहीं बताता है उसका सर ट्रांजैक्शन का डेट ही ड्यू डेट होता है। हम बोले हाँ। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल 3 महीने के बाद, क्योंकि ये एक बिल है तो सर 1 सितंबर से 3 महीना जोड़ेंगे तो 1 दिसंबर और 3 दिन ग्रेस का 4 दिसंबर। सारा चीज लिख लिए। अब हम लोग को लिखना है नंबर ऑफ डेज, इसमें तो होगा नहीं। हम बोले हाँ इसमें तो होगा नहीं। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है? इपोक मेथड बोलता है कि जो पहला स्टार्टिंग का डेट होगा वहां से ड्यू डेट तक, मतलब जो सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन है उसका ड्यू डेट कितना है? 30 अगस्त। स्टार्टिंग डेट कब से लेना है? 1 जुलाई। सारे ट्रांजैक्शन के लिए स्टार्टिंग डेट क्या होगा? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 30 अगस्त, 1 जुलाई को भी इंक्लूड करना है, 30 अगस्त को भी इंक्लूड करना है। तो 1 जुलाई से 30 अगस्त तक कितना दिन? 61 डेज। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 18,300। सिमिलरली ड्यू डेट 1 सितंबर, कहां से कहां तक जो गिनना है डेज? 1 जुलाई से 1 सितंबर तक। तो सर जुलाई का 31, अगस्त का 31, 62 और सितंबर का एक दिन 63 डेज। सेम इसके लिए भी कितना? 63। फिर से याद दिला रहे हैं, ड्यू डेट से ओपनिंग डेट तक, ओपनिंग डेट है 1 जुलाई, वहां से ड्यू डेट तक हर ट्रांजैक्शन के लिए। उसी तरह ड्यू डेट 4 दिसंबर, यहां से 1 जुलाई तक कितना दिन? सर ये आएगा 157 डेज। चलो सबका प्रोडक्ट निकालें। 12,600, 6,300, 62,800। यहां तक तो सर वैसे ही बनाए हैं, बस नंबर ऑफ डेज इपॉक मेथड में अलग होता है। हम बोले हाँ, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता था? ड्यू डेट से लेकर के 31 दिसंबर तक। हम बोले हाँ। इपॉक में क्या होता है? ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट, सबका नंबर ऑफ डेज निकाल के प्रोडक्ट निकाल लिए। अब बात करते हैं कि सर अब क्या डिफरेंस आएगा। सुनना ध्यान से। बुक्स कब बंद होगा? 31 दिसंबर को। ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है सिर्फ। एक बात सोचो, यहां पे 900 रुपया है और यहां पे 700 रुपया, तो 200 रुपया का तो बैलेंस बचेगा। हम बोले हाँ। तो सर अगर 200 का जो बैलेंस बचेगा उसका भी प्रोडक्ट निकालेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, हम बोल रहे हैं 900 रुपया डेबिट है, 700 रुपया क्रेडिट है, तो 200 रुपया का तो बच रहा है डेबिट में, उसका भी तो इंटरेस्ट। हम बोले हाँ। 200 इंटू ड्यू डेट क्या? हम बोले सर वही 31 दिसंबर। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर, जब ड्यू डेट नहीं बताता है तो सर आखिरी वाला। हम बोल रहे हैं हाँ, ये लास्ट वाला का ड्यू डेट लास्ट ही दिन है। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितना दिन आएगा उसको यहां लिखो। सर ये आएगा 184। बोले ठीक।
मल्टीप्लाई करो 36,800। अमाउंट में कुछ नहीं लिखना क्योंकि अमाउंट का तो बैलेंस सीडी निकलेगा ना, तो बैलेंस सीडी तो इंटरेस्ट लेने के बाद निकालते हैं। बोले हाँ। फिर से हम क्या बोले सर, पहले जैसे आप बनाए आप तो वैसे ही बनाए, बस आप एक डेज का चीज को बदल दिए। आप बोले स्टार्टिंग डेट से लेकर के ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज गिनना है, जिसमें स्टार्टिंग डेट भी रहेगा और जो ड्यू डेट है वो भी इंक्लूड रहेगा। वो आप लिख के प्रोडक्ट निकाल दिए, वो तो सिंपल था। उसके बाद आप क्या सिखा रहे हैं कि ध्यान दो 900 रुपीज डेबिट है और यहां पे कितना है 7, तो 200 रुपया जो छूट गया है उस 200 रुपये में भी तो इंटरेस्ट बनेगा। तो उस 200 को मल्टीप्लाई किए हैं 200 इंटू 184 डेज। ये 200 रुपया क्या है, हम बोल रहे बाबू 900 माइनस 700, ये 900 रुपया और ये सारा अमाउंट कितना है 700। तो हम बोल रहे हैं 200 रुपया के ऊपर भी तो होना चाहिए प्रोडक्ट, उस 200 का हम प्रोडक्ट निकाले। बात उठा नंबर ऑफ डेज कैसे, हम बोले वही रूल, ओपनिंग डेट से लेकर के जब बुक्स का ड्यू डेट होगा उस दिन। तो 31 दिसंबर को बुक्स बंद कर रहे हैं तो सर ड्यू डेट भी क्या होगा, कुछ नहीं बताया, तो 31 दिसंबर। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर कितना दिन आएगा 184 डेज, मल्टीप्लाई की कितना पैसा आया 36,800। अब करेंगे बैलेंस, प्रोडक्ट का बैलेंस कर रहे, आओ जोड़े 12,600 प्लस 6,300 प्लस 62,800 प्लस 36,800 कितना आएगा जोड़ के 1,18,500 माइनस कर देंगे 18,300 1,02,000। ये क्या निकला 31 दिसंबर को, ये निकला है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंसिंग फिगर से जो हम लोग निकालते थे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बैलेंसिंग फिगर से, ये वो है। जबकि ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो है ये वो बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये 200 रुपया का है कि सर 200 रुपया इंटू 184 डेज, ओपनिंग से लेकर के 31 दिसंबर तक, ओपनिंग से लेकर के 31 दिसंबर तक। हम बोले हाँ, लिख दिए। बात समझ रहे हैं, इपॉक में यही डिफरेंस है। इस बात को आपको याद ही रखना पड़ेगा कि सर आप बोले हैं कि लास्ट में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ता है उस अमाउंट का जो अमाउंट डिफरेंस है दोनों साइड का। यहां 900 रुपया है, यहां 700 रुपया है, तो डिफरेंस कितना का है 200। हम बोल रहे हैं इस 200 रुपया का भी प्रोडक्ट निकालिए, तो हम लिखे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 200। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर ये बैलेंसिंग 200 रुपया है ना। इस 200 रुपए पे आपको उतने दिन का प्रोडक्ट निकालना है जो कि ओपनिंग डेट से लेकर के जब तक का अकाउंट करेंट बन रहा है वही दिन तो फिर ड्यू डेट होगा। तो हम बोले सर उस दिन तक का कैलकुलेट किए, 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना आया 184 दिन, मल्टीप्लाई किए, पैसा लिख दिए। ये इंपॉर्टेंट था कि सर हाँ ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, और पैसा लिख दिए। अब हम बैलेंस कर लिए, हम बोले सर बैलेंस आया ये। अब सोचना पिछला 4 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग शुरू का 2 मैथड में देखते थे कि सर बैलेंस सीडी जिधर आता है इंटरेस्ट उसके उल्टे साइड आप लिखते हैं, जिस मतलब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जिस साइड आता है इंटरेस्ट आप उसके उल्टे में लिखते हैं। हम बोले हाँ पहले तो ऐसा ही हो रहा था। हम बोल रहे एक बात और नोटिस करने लायक है, एक बात और नोटिस किया जा सकता है, ध्यान से अगर हम लोग सोचे तो एक और भी बात हो सकता है। क्या सुनना, पिछले जितने भी क्वेश्चन थे चाहे इलस्ट्रेशन 1 हो 2 हो 3 हो, जिस साइड का पैसा बड़ा होता है इंटरेस्ट भी उस साइड ही आता है। नहीं समझे सर? हम बोले दोस्त छोड़ो उसको, एक आदमी को 1,000 रुपया देना है और उससे 2,000 लेना है। एक आदमी को 1,000 देंगे और उसी आदमी से 2,000 लेंगे, तो सर नेट में आप 1,000 उससे लीजिएगा। हम बोले हाँ, तो अगर हमको उससे 1,000 लेना है तो इंटरेस्ट भी हम ही को मिलने वाला होगा। बात समझ रहे हैं कि सर अमूमन ये देखा जाता है कि जिस साइड का पैसा बड़ा होता है इंटरेस्ट उसी साइड आता है। बी लॉजिकल, किसी आदमी को 1,000 रुपया देना है और उससे 2,000 लेना है तो हमको उससे अधिक पैसा लेना है, मेरा ही इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर,
उसका इंटरेस्ट थोड़ी बनेगा मेरे ऊपर। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि आप ऐसा केस ले लीजिए कि सर डेट का डिफरेंस अगर आ जाए तो इंटरेस्ट देना भी पड़ सकता है लेने की जगह। हम बोले हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर उस बात को थोड़ा सा सोचा जाए तो आपको पता चलेगा कि सर अगर हमको अधिक पैसा लेना है तो इंटरेस्ट भी अल्टीमेटली हम ही को मिलेगा, किसी और को इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। किसी आदमी से 2000 लेंगे और उसको 1000 देंगे तो ऑटोमेटिक 1000 का मेरा ही बैलेंस रखा हुआ है, हमको उससे 1000 रुपया नेट में लेना है तो इंटरेस्ट भी हम ही को मिलने वाला होगा। तो हम बोल रहे हैं मेरा ये साइड बड़ा है दोस्त 900 रुपया, तो इंटरेस्ट भी किधर आएगा, डेबिट साइड ही आएगा। आप पीछे का एग्जाम्पल पढ़ के अब देखना, अभी तक तुम इस बात को सोच ही नहीं रहा था, आज हम तुमको याद दिला दिए और दिखा दिए, तुमको याद आ गया हाँ सर पीछे के सभी एग्जाम्पल्स में अगर डेबिट साइड का अमाउंट ग्रेटर था इंटरेस्ट लिखने से पहले तो इंटरेस्ट आप डेबिट में ही लिखें, और अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा होता है तो सर आप इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखते हैं। प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट मेथड जाके पलट के देखो, तुमको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर जो साइड ग्रेटर होता है इंटरेस्ट उसी साइड में लिखा था। ग्रेटर मतलब क्या, अमाउंट, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उसी साइड में इंटरेस्ट आता। जैसे यहां 900 है यहां 700 है, हम पूछे तुमसे कि बताओ किस साइड का अमाउंट ग्रेटर है, हम बोले सर इस साइड का, डेबिट साइड का, तो इंटरेस्ट हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। हम बोले हाँ। अब तुम जाके इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 जो तुमको देखना है देखो जाके, तुम खुद पकड़ लोगे कि हाँ सर सभी इलस्ट्रेशंस में और क्वेश्चंस में ऐसा ही हुआ है कि अगर डेबिट साइड का अमाउंट अधिक था, डेबिट साइड का अमाउंट अगर अधिक था तो इंटरेस्ट डेबिट में लिखे हैं टू इंटरेस्ट बोल के, और अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक था तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखे हैं बाय इंटरेस्ट बोल के। बात समझ रहे हैं मेरा? तो हम बोले सर मेरा डेबिट साइड बड़ा है, इंटरेस्ट यहां लिखिए टू इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट निकालने सीखे प्रोडक्ट में? हाँ सर, जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आता था उसके ऊपर। हम बोले ठीक, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट दो ठो आ गया, एक है 1,02,000, एक है 36,800, किस पे? तो हम बोल रहे बाबू हम लोग इंटरेस्ट हम लोग जो कैलकुलेट करते थे वो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो बैलेंसिंग फिगर से आता था, जो बैलेंस करने से आता था, वो क्या ये हम बैलेंस करके लाए? नहीं, ये तो हम लिख के लाए, 200 इंटू 184 तो इतना आया, बैलेंसिंग फिगर से तो ये आया, तो इंटरेस्ट इस पे लगेगा। इनटू कितना रेट, 18% इंटू 1/365। चलिए इसको सॉल्व करें, कितना रुपया आएगा ये सॉल्व करके, 49 खत्म, जोड़ लीजिए सर 949। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी 249। बस इतना ही बात है इपॉक में। क्या इपॉक कोई टफ है? बोले टफ वफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल रहिए कि सर एक बात जो इंपॉर्टेंट है जो आप टिक मार के रखे हैं कि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसमें पहले एक बैलेंस निकलेगा उस अमाउंट का। अगर मान लो ये साइड ग्रेटर होता तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इधर आता, जैसे डेबिट साइड 900 था ये 700 था, तो 200 रुपया डेबिट का बढ़ा था, तो बैलेंस कहां लिखे हम, क्रेडिट में। अगर क्रेडिट 900 होता और डेबिट 700 होता तो यही बात हम यहां लिखते। तो सर क्लोजिंग के डेट में हम बोले 200 रुपया जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैसे? तो हम बोले सर 1 जुलाई हम लोग का ओपनिंग ट्रांजैक्शन डेट था और आखिरी वाला जो है 31 दिसंबर उसका ड्यू डेट है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 184 दिन निकलता है, मल्टीप्लाई कीजिए, पैसा लिख दीजिए। हम बोले हाँ। अगर मेरा क्रेडिट बड़ा होता तो यही काम यहां कर देते। दूसरा बात, हम लोग हमेशा ये देख देख के बनाए हैं कि सर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जिस साइड आता है उसके उल्टे में लिखते हैं। हम बोले हाँ वो भी सही था, लेकिन एक सोचने का बात है कि हम उस तरह क्यों सोचे। हम लोग को पता है कि सर अगर हमको किसी से 5,000 लेना है और 1,000 देना है तो इंटरेस्ट हम ही लेंगे, उसका 1,000 नेट करा के 4,000 पे हम इंटरेस्ट लेंगे, वो थोड़ी इंटरेस्ट ले पाएगा हमसे। तो इसका मतलब हुआ कि सर अमाउंट का कॉलम जिस साइड में ग्रेटर होता है
उसी साइड में इंटरेस्ट आता है। अगर मेरा डेबिट साइड ग्रेटर होगा तो इंटरेस्ट डेबिट साइड में आएगा, और क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा तो इंटरेस्ट कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन में ग्रेटर कौन सा साइड है? डेबिट का साइड। ये 900 है, ये 700 है, तो मेरे सर 200 रुपया से ये बड़ा है, तो इंटरेस्ट जो मिलना है वो डेबिट को मिलना है, तो टू इंटरेस्ट। जो बैलेंस हम लोग निकाले कि हाँ सर ये बैलेंस इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/365, सॉल्व किए, इंटरेस्ट का पैसा निकाल के बैलेंस शीट लिख दी। बस इतना ही सब बात है इपॉक मेथड के अंदर। इसके अलावा और कोई एग्जांपल इलिस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल में नहीं है। लिखिए यहां तक।